चलिए अब बात कर लेते हैं धमतरी की, जहां पर भाजपा नेता कन्हैयालाल साहू ने संवाददाता रूपेश साहू से खास बातचीत की है। बता दें कि वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल साहू बसपा से 3 बार विधानसभा चुनाव और महासमुंद से 1 बार लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों से प्रभावित होकर कन्हैयालाल साहू ने भाजपा की सदस्यता ली थी, तो वही धमतरी में उन्होंने सक्रिय नेता बनकर भाजपा के लिए कई कार्य किए हैं। नमस्कार, मैं हूं रूपेश साहू और आप देख रहे हैं साधना न्यूज। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिनका क्षेत्र में धमतरी क्षेत्र ही नहीं है अपितु पूरे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिनका एक अलग ही नाम है, अलग ही पहचान है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति के क्षेत्र में हो या धार्मिक क्षेत्र में हो, एक नाम ऐसा जो काम को दर्शाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्हैयालाल साहू जी की, जो अपने आप में परिपूर्ण हैं। हमारे साथ हमारे साधना न्यूज़ के खास कार्यक्रम एक मुलाकात में उनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रूपेश जी। साधना न्यूज़ के मुलाकात कार्यक्रम में सभी दर्शकों का मैं उन्हें दिल से नमस्कार करता हूं। साहू जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका प्रारंभिक जो जीवन है, प्रारंभिक शिक्षा है, वो किस प्रकार से बीता और आपका रहन सहन किस प्रकार से रहा है। जी हमारे दर्शकों को बताएंगे। मैं प्रारंभिक तौर पर ग्रामीण परिवेश से हूँ। गांव में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैं शहर की ओर आया, जहाँ पर धमतरी से मेरी उच्च शिक्षा पूर्ण होती है और मैं सरकार के कृषि विभाग में 26 साल तक कृषि विस्तार अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दिया हूँ। बाद में शासकीय सेवा से वीआरएस ले लिया और शिक्षा के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हो सके, लोगों के आर्थिक जीवन में तरक्की आए, इस उद्देश्य से केल उद्यानिकी महाविद्यालय धमतरी पोटियाडीह की स्थापना किया और इसका परिणाम यह रहा कि जितने भी विद्यार्थी अध्ययनरत रहे, शिक्षा प्राप्त करने के बाद में कृषि विभाग में कनिष्ठ अधिकारी से लेकर के वरिष्ठ अधिकारी तक बने और उन्हें देश में वैज्ञानिक के रूप में सेवाएं देने का भी अवसर मिला। तो शिक्षा का क्षेत्र अनवरत जारी है। साहू जी, हम जानना चाहेंगे कि ज़्यादातर हम देखते हैं समाज में कि ग्रामीण अंचल से लोग ज़्यादातर राजनीति के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में नहीं जा पाते, उनमें एक दब्बूपन सा हो जाता है, वो दब्बूपन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन आप में ऐसा नहीं है। देखा जाए तो एक ग्रामीण परिवेश से निकल के धमतरी जैसे शहर में, और शहर से आज आप प्रदेश लेवल पे जिस हिसाब से राजनीति में सक्रिय रहे हैं, है ना, और 4 सालों तक आपने चुनाव लड़ा, 3 बार आपने बहुजन समाज पार्टी से विधायक के लिए धमतरी के लिए प्रत्याशी रहे हैं, 1 बार लोकसभा के लिए भी आप प्रत्याशी रहे हैं। तो आप राजनीतिक जीवन में आपका आना कैसे हुआ, ये जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से यह भी जानना जरूरी है कि आज ग्रामीण परिवेश के लोगों में एक दब्बू प्रवृत्ति, जो उनमें वैचारिक या मानसिक सुदृढ़ता पैदा करे, इसका अभाव हो जाता है। तो मैंने इसका अभाव होने नहीं दिया। मैं मानसिक रूप से अपने आप को सुदृढ़ रखा, मनोबल में निरंतर आवाजाही करते रहा और यही परिणाम रहा कि मुझे राष्ट्रीय राजनीतिक दल
बहुजन समाज पार्टी से भी आपने जैसा कि बताया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जानना ये चाहेंगे कि आपका जो है राजनीतिक जीवन में प्रवेश कैसे हुआ और कोई मार्गदर्शन आपको मिला कहीं से, या कहीं से आप प्रेरित हुए कि राजनीति में आना हुआ आपका? जी दर्शकों को बताएंगे। हाँ, यह भी बात सही है कि राजनीतिक जीवन में प्रवेश करने के लिए जो बातें आवश्यक होती है, कहीं न कहीं उसका असर होता है। तो मेरे जीवन में जो असर हुआ कि हम आर्थिक रूप से समग्र होकर के या शैक्षणिक रूप से भी सक्षम हो करके, या हम सामाजिक रूप से भी सक्षम हों, तो इसमें पूर्णता नहीं होती जब तक से आपके भीतर राजनैतिक उच्चता ना हो। तो वो जो अभाव है राजनीतिक जीवन में जो आने के लिए प्रेरित किया, और मैं आज भी सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि हमें राजनीतिक सोच के बगैर जीवन की कमियां होती हैं। जरूरी यह नहीं कि आप सिर्फ चुनाव लड़ो तो राजनीतिक हो। राजनीति हर एक व्यक्ति के जीवन में है। वो ये सोचता है कि मुझे अपने मताधिकार का प्रयोग करना है तो किसे करना है, क्यों करना है। ये जब व्यक्ति जानता है या समझता है तो वो उसका राजनीतिक पड़ाव ही होता है। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ कि मैं उस सोच के अनुरूप आगे बढ़ता गया और संघर्ष निरंतर जारी है। एक सवाल आपसे ये भी है कि लगातार आप चुनाव लड़ते रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी, मायावती जी की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उससे आप धमतरी क्षेत्र से आप चुनाव लड़ते रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी से आप भाजपा प्रवेश किए हैं, इसका अहम कारण क्या है, ये जानना चाहिए। इसका कारण ये है कि हम पिछले 3 चुनाव में जो प्रयत्न किए, शायद हमारे प्रयत्न जो है अधूरा रहा। हम सत्ता बनाने में या सत्ता तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि सत्ता ही ऐसी मास्टर चाबी है जो सभी समस्याओं का निदान करती है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा कि हम उस उद्देश्य में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर मुझे अपने आप को बदलना पड़ा। अहम सवाल ये उठता है कि भाजपा पार्टी में ही शामिल होने का कारण क्या है? वैसे छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है और आप कहते हैं कि सत्ता ही एक ऐसे मास्टर चाबी है जिससे हर ताले को खोला जा सकता है। जी बताएंगे। भाजपा ही। आपका यह कहना भी सही है कि सरकार कांग्रेस की भी चल रही है, उनमें आपको जाना चाहिए। तो प्रथमतया तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मुझे आमंत्रण भेजा, अन्य किसी दल से आमंत्रण नहीं आया। फिर बात यह भी है कि आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, उनका कार्य करने का तरीका मुझे लगा कि सही है। देश में एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए कड़े निर्णय की आवश्यकता होती है। वो कड़े निर्णय लेने के लिए तटस्थ रहते हैं, कभी पीछे नहीं हटते। तो उनका ये नजरिया मुझे भाया। फिर बहुत सी कुछ कमियां मुझे प्रतीत हो रही है जो उन सरकार में आकर के किया जाना आवश्यक है। एक तो किसानों की,
किसानों के भीतर उनके आय में वृद्धि करने के लिए जो प्रभावी कदम होना चाहिए वो तंत्र के द्वारा नहीं हो पा रहा है। तंत्र का मायने ये है कि जो शासकीय तंत्र हैं उनको जैसा कार्य करना चाहिए वो उनमें भी ढिलाईपन है। तो यदि हम उन कमियों का निराकरण कर लें तो किसान को भी समृद्ध बनाया जा सकता है। तो इस दिशा में फिर से कार्य करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ सरकार की जिस हिसाब से 20 कुंटल प्रति एकड़ धान को खरीद करने की बात कही गई है, साथ ही जिस हिसाब से समर्थन मूल्य में धान खरीदी हो रही है और आप एक कृषक वर्ग से भी आते हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार की इस योजनाओं को आप कैसे देखते हैं? अभी आप भाजपा प्रवेश भी किए हैं, कैसे टाइप का आप देखते हैं इस योजनाओं को? किसानों के हित में जो छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है वो एक प्रयास है। किसानों के लिए उनके उत्पाद का समर्थन मूल्य तो प्राप्त होना ही चाहिए, उस दिशा में सरकार ने काम किया, लेकिन ये काफी नहीं है। आज उस मायने को आप समझ सकते हैं कि किसानों को जो उर्वरक की आवश्यकता होती है, जो दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, या कृषि के और भी जो उपकरण हैं उन पर जो व्यय हैं वो बेतहाशा अधिक हैं, जो किसान की आमदनी को बढ़े हुए आमदनी को लाभ देने से भी वंचित कर रहे हैं। तो सरकार का सोच वहां तक तो ठीक है, फिर भी ये अधूरापन है। इस अधूरापन को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि प्रदेश में सरकारों पर बदलाव की स्थिति होनी चाहिए। जैसा आप समझ सकते हैं कि एक रोटी को एक तरफ सेकते रहने से वो जल जाता है, दूसरे तरफ कच्चा रहता है, खाने के योग्य नहीं होता। उसी प्रकार से लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में सत्ता में बदलाव होते रहना चाहिए। जैसे पिछली बार भाजपा की सरकार रही, फिर बदल करके कांग्रेस की सरकार आया, तो कुछ न कुछ थोड़ा सा बदलाव आया, जो होना चाहिए वो तो नहीं हुआ। यदि इस सरकार को भी हम बदल दें, दूसरी सरकार लाएं, तो बनिस्बत पिछली सरकार आने वाली जो सरकार होगी वो अच्छा कार्य करेगी। तो ये एक प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को, जनता को या मतदाताओं को ये समझना होगा, और इसी समझने के क्रम में हम बहुत कुछ अच्छा प्रदेश में होने के लिए या करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल है कि छत्तीसगढ़ की जो रोल मॉडल है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, और छत्तीसगढ़ सरकार की फेलोशिप स्कीम भी है, तो उस स्कीम को आप कैसे देखते हैं? आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, छत्तीसगढ़िया व्यक्ति हैं, आप इसको किस प्रकार से मानते हैं? ये रोल मॉडल कहलाते हैं छत्तीसगढ़ की। जो भी कार्यक्रम को बनाता है वो अपने उस कार्यक्रम को तो रोल मॉडल मानता ही है, लेकिन नरवा गुरुआ घुरुआ बाड़ी ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चरल में स्थापित है। इसको दूसरे माने मिशन के रूप में जनता के भीतर छोड़ देना चाहिए। सरकार का वित्तीय अधिक व्यवस्था करके किया जाना और उस पर परिणाम न आना, जिस प्रकार से आर्थिक खर्च किए जाते हैं और उसका यथोचित परिणाम नहीं आता है, तो एक बड़ी कमियां हैं और ये एक क्षति है। इस कार्य को एक जन आंदोलन के रूप में सरकार के द्वारा शुरू करके छोड़ देना चाहिए। जैसे कि आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी का स्वच्छता अभियान कार्यक्रम शुरुआत में तो एक शासकीय प्रक्रिया के तहत हुआ, लेकिन आज उसको जनमानस ने एडॉप्ट कर लिया, और एडॉप्ट करने की वजह से हर व्यक्ति स्वच्छता, हर स्थान पे स्वच्छता एक कार्यक्रम बन गया। इसी प्रकार से जो गोबर से या कार्बनिक पदार्थों से
एक मैं कश्मीर फाइल देखा था जी। और उसमें भी ऐसा बताया गया है कि केरला में जो बहुत सारे अनर्गल कृत्य हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन की बात, उसमें बेटियों की किस स्थिति में दुर्गति हो रही है, वो सब उसमें बता रहे थे। मैं पूरी कहानी भी नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द उसको देखूंगा। एक सवाल आखिरी सवाल ये पूछना चाहता हूँ, पाटन विधानसभा के ग्राम पंचायत साकरा में भी भरोसे का सम्मेलन किया मुख्यमंत्री जी ने 443 करोड़ के लगभग विभिन्न कार्यों के लिए सौगात भी दी। पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भरोसे का सम्मेलन था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष में है आप, क्या सचमुच ये भरोसे का सम्मेलन लग रहा है? धोखे का सम्मेलन है। जितना धोखा दिया आज तक, मैंने पहले ही कहा ना कि मितानिन हड़ताल, आंगनवाड़ी हड़ताल, आपके सफाई कर्मचारी स्कूल में वो हड़ताल, आपके जो भोजन बनाने वाले वो हड़ताल, तो हड़ताल हड़ताल हड़ताल। क्या भरोसे की सरकार? अगर भरोसे की सरकार होती तो सबको भरोसा होता, क्यों सड़क में बैठते हो? इवन तीज त्यौहार में भी महिलाएं बेचारी बैठी रहीं हड़ताल में, पूछने वाला कोई नहीं था। रायपुर में इनके आंदोलन को समर्थन देने गया था, मितानिन और आंगनबाड़ी, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, वहाँ पे कोई पुलिस व्यवस्था नहीं, बहनें रात भर बैठी थी, मोबाइल चोरी होता था, गुंडे दारू पी को आते थे। ये स्थिति इस छत्तीसगढ़ के इस मुखिया की है, जिनको चिंता नहीं अपने लोगों की और खासकर मातृशक्ति की। और ये बात करेंगे कि भरोसे की सरकार, पूरी तरह फेलवर और धोखे की सरकार है, सबको धोखा दिया है। मैं तो ये कहता हूँ वो मुर्कका है, वो सब लोग ठगा है, तो सबको ठगने वाली सरकार है। और आज उनकी दुर्गति जब सामने आ गई तो हर कार्यक्रम वो पाटन में क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? ये उनके मन का डर और भय है। खड़गे जी नहीं आए, मालूम हो गया फालतू आदमी, फाल्स आदमी है, ये सब बकवास करता है और ये बकवास करके मेरे को भी फंसाना चाह रहे हैं। नहीं आए खड़गे जी, ये राहुल गांधी थोड़ी खड़गे जी। खड़गे जी बहुत सीनियर, बहुत सुलझे हुए, बहुत समझदार नेता हैं, इसलिए वो भाग गए और नहीं आए, खुद ही मुख्यमंत्री बन गए। और जब इनका भाषण शुरू हुआ तो लोग भागने लगे, ऐसा भी वहाँ वाकया हुआ, ऐसा मैं सुना हूँ। तो ढोए हुए जो लोग हैं, इतनी बस लगी थी, हजारों बस स्कूल की। हम तो पहले दिन वहाँ के भी गौठान को देखने गए थे ना, कार्यक्रम के, रंग रोगन हो रहा था, बड़े बड़े बोर्ड लग रहे थे, पूरा जो चीज़ नहीं दिख रहा था, सड़े गले थे, उसको नया लगा रहे थे, नया शेड बन रहा था। किसके लिए भाई? दिखाने के लिए, ताकि वो खड़गे जी आए, हम चकाचक दिखा सके। तो बनावटीवाद सबके सामने उसका चेहरा खुल जाता है। सांसद महोदय, एक सवाल लास्ट और आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं। 2023 विधानसभा चुनाव जो है लगभग अब समीप आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने में लगी हुई है। कई प्रकार के मुद्दों में जो है सरकार के विपक्ष के खिलाफ अब लगी हुई विपक्ष का भूमिका निभा रही है। आपको क्या लगता है 2023 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई मोर्चों पर घेरने में लगी हुई? निश्चित रूप से चुनाव नज़दीक आएगा, हर राजनीतिक पार्टी अपने तरीके से, एग्रेसिव तरीके से अपनी भूमिका जनता के सामने देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार जनहित में लगी रही। जनता के हित में क्या है, किसानों के, मजदूरों के, जैसे मैंने पहले बताया, उनके हित में क्या है, ये इसके लिए संघर्ष हमेशा करती रही। जब चुनाव नज़दीक आता है, उसके परिप्रेक्ष्य में अनेक प्रकार के जो पार्टी का सिस्टम है, उसके अनुसार तैयारियां होती हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उसी तरह टिप्स दिए जाते हैं, उसी तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे बूथ में हम जाए, कैसे अपनी संरचना बनाएं। इस तरह के काम में उसमें पार्टी निश्चित रूप से पूरे जोर शोर से लग गई है। ये थे दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल जी, जिन्होंने कई सवालों पर, कई मुद्दों पर बड़ी सहजता से जवाब दिया। कैमरामैन राहुल के साथ दुर्ग भिलाई साधना न्यूज़ संवाददाता लोकेश। कालापीपल थाना क्षेत्र के ग्राम बहरावा